नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है सितार का इतिहास। यहाँ पर हम बात करेंगे सितार के इतिहास की। तो सितार के इतिहास हमारे जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस डल रहे हैं, पड़े हैं, आप उसको जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सितार का इतिहास, सितार के इतिहास में आइए हम बात करते हैं। सितार की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न मत हैं। कुछ का कहना है कि सितार का निर्माण वीणा के आधार पर हुआ। कुछ का क्या कहना है कि सितार का जो निर्माण हुआ है वो वीणा के आधार पर। किसके? वीणा के आधार पर। वीणा के आधार पर। ओके, मतलब कुछ का कहना है कि जो सितार है वो वीणा के आधार पर उसका निर्माण हुआ। कुछ के अनुसार सितार का आविष्कार 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने किया। मतलब कुछ का कहना क्या है कि 14वीं शताब्दी में किसने किया? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने। कुछ का कहना है कि इसका जो है विकास जो है अमीर खुसरो ने किया। कब? 14वीं शताब्दी में। ठीक है। तीसरे मतानुसार सितार भारतीय वाद्य है। विभिन्न मतों के विपरीत यह सभी मानते हैं कि सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने ही किया। 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो दरबारी गायक थे। 14वीं शताब्दी में किसमें? 14वीं शताब्दी में क्या थे? अमीर खुसरो किसके दरबारी गायक थे? अलाउद्दीन के। किसके? अलाउद्दीन के। अलाउद्दीन के। ओके, अलाउद्दीन के दरबारी गायक थे। कुछ दिन पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने खुसरो की विद्वता को देखकर राज्य का मंत्री बना दिया। कुछ दिन पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने खुसरो की विद्वता को देखकर राज्य का मंत्री बना दिया। यानी कि उसके अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो राज्य गायक थे। जब अमीर खुसरो ने देखा कि इनके पास काफ़ी योग्यता है, तो उसको देख करके अमीर खुसरो को अलाउद्दीन क्या किया? राज दरबारी मंत्री बना दिया। राज्य का क्या बना दिया? मंत्री। अलाउद्दीन ने क्या बना दिया? मंत्री बना दिया। ओके, मंत्री बना दिया। सन 1517 में दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त कर किसने? सन 1517 में दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी राज्य पर चढ़ाई कर दिया। क्या किया? सन 1517 में दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी राज्य पर चढ़ाई कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी राज्य पर चढ़ाई कर दिया। किसमें? 1517 में। किसमें? 1517 में क्या किया? देवगिरी राज्य पर चढ़ाई कर दिया। मतलब अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए, दक्षिण भारत पर क्या होता है? विजय प्राप्त करने के लिए क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी राज्य पर चढ़ाई करना प्रारंभ कर दिया। ओके, इसको आप नोट भी कर सकते हैं तब तक। इस लड़ाई में देवगिरी की पराजय और अलाउद्दीन की विजय हुई। इस लड़ाई में देवगिरी की पराजय और अलाउद्दीन की क्या हुई? विजय हुई। उन्हीं दिनों गोपाल नायक ने देवगिरी राज्य में राज्य गायक हुए। उन्हीं दिनों गोपाल नायक देवगिरी राज्य में राज्य गायक हुए। कौन? गोपाल नायक। गोपाल नायक देवगिरी राज्य में क्या हुआ? उन्हीं दिनों गोपाल नायक ने देवगिरी राज्य में राज्य गायक हुए।
गोपाल नायक की विद्वता और ज्ञान के भंडार को देखकर अमीर खुसरो ने उनसे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से अलाउद्दीन खिलजी से आग्रह किया कि वे गोपाल नायक दिल्ली दरबार के योग्य हैं। मतलब कि लड़ाई हुई और अलाउद्दीन की विजय हुई, यानी कि देवगिरी राज्य पर 1517 में क्या अलाउद्दीन ने क्या किया, आक्रमण किया, तो वहाँ पे उनको विजय प्राप्त हुई। उस समय क्या था, जो गोपाल नायक थे वहाँ पे देवगिरी राज्य के राजगायक थे, लेकिन गोपाल नायक की गायकी मतलब उसकी योग्यता को देख करके अमीर खुसरो को लगा कि इनसे हम कुछ सीख सकते हैं। तो अमीर खुसरो क्या किए, अलाउद्दीन खिलजी के पास गए और उनसे कहा कि ये अपने दिल्ली दरबार के योग्य हैं, इनको आप उसके जो है दरबार में आप अपने बुला सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा। तो जब अलाउद्दीन अमीर खुसरो ने जब उनको बुलाया गोपाल नायक को, जिनसे उन्होंने काफ़ी चीज़ें सीखी और अलाउद्दीन खिलजी भी इनको स्वीकार कर लिया। मतलब अमीर खुसरो को मान्यता दे दी कि हाँ आप जाइए, उनको बुला के ला सकते हैं। अलाउद्दीन ने अमीर खुसरो की बात मान ली और गोपाल नायक को सम्मान सहित दिल्ली लाया। अलाउद्दीन जो थे वो उनकी जो है बात को मान लिए और वो क्या किए, फिर गोपाल नायक सम्मान सहित दिल्ली लाए। अमीर खुसरो ने गोपाल नायक से अनेक तालों, रागों एवं वाद्यों की शिक्षा प्राप्त की। किसने? अमीर खुसरो ने। किससे? अमीर खुसरो ने क्या किया? अमीर खुसरो ने गोपाल नायक से, किससे? ये देखिए, गोपाल नायक से क्या किए? अनेक तालों, रागों, वाद्यों की शिक्षा प्राप्त की। किसकी? तालों, वाद्यों, नृत्यों, तालों, वाद्यों और रागों की शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा के उपरांत गोपाल नायक के सहयोग से अमीर खुसरो ने अनेक रागों, तालों और सितार तथा तबला वाद्य का आविष्कार किया। यानी कि जब गोपाल नायक आ गए तो उनकी सहायता से उन्होंने मतलब अमीर खुसरो ने गोपाल नायक से अनेक राग, ताल, वाद्य का जो है शिक्षा लिया और उन्हीं के अनेक रागों, तालों तथा से सितार तथा तबला वाद्य का आविष्कार किया। सितार तथा तबला वाद्य का आविष्कार किया। अमीर खुसरो ने बीड़ा के आधार पर सितार का आविष्कार किया। क्या किया? अमीर खुसरो ने बीड़ा के आधार पर, इसमें बीड़ा के आधार पर क्या किया? सितार का आविष्कार किया। सितार का आविष्कार किया। बीड़ा के आधार पर सितार का आविष्कार किया। क्या किया? अमीर खुसरो ने बीड़ा के आधार पर किसका आविष्कार किया? तो सितार का आविष्कार किया। सर्वप्रथम इसमें 3 तार लगाए गए, जिससे इस वाद्य का नाम सहतार रखा गया। सर्वप्रथम इसमें 3 तार लगाए गए। कितने तार लगाए गए? ये देखिए, 3 तार, यानी 3। ये देखिए, सर्वप्रथम इसमें 3 तार लगाए गए और सर्वप्रथम इसमें 3 तार लगाए गए, जिससे इस वाद्य का नाम क्या हो गया? सहतार। ये देखिए, सहतार, जिससे इस वाद्य का नाम क्या हो गया? सहतार। ओके, जिससे इस वाद्य का नाम क्या हो गया? सहतार रखा गया। क्योंकि फारसी भाषा में सह शब्द का अर्थ 3 होता है। सह शब्द का अर्थ, सह का अर्थ 3। कितना? ये देखिए 3। सह शब्द का अर्थ फारसी भाषा में
सह का अर्थ 3 होता है। ओके। कालांतर में तारों की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए सितार के स्थान पर 7 तार कर दिए, जिससे इसका नाम सितार रख दिया गया। यानी कालांतर में तारों की उपयोगिता कालांतर में तारों की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए सितार के स्थान पर 7 तार कर दिए गए, जिससे इसका नाम सितार रख दिया गया। सितार के स्थान पर क्या किए? 7 तार रख दिए गए। 7 तार रख दिए गए, जिससे क्या हुआ? 7 तार रख दिए गए, जिससे क्या हुआ? कर दिए गए, जिससे इसका नाम सितार रख दिया। 7 तार रख दिए गए, जिससे इसका नाम सितार हो गया, जिससे इसका नाम सितार हो गया, जिससे इसका नाम सितार हो गया। ठीक है। तो 7 तार कर दिए गए, जिससे इसका नाम सितार रख दिया गया। यद्यपि सितार के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को है। यद्यपि सितार के आविष्कार का श्रेय किसको है? अमीर खुसरो को है। किसको है? अमीर खुसरो को है, जिससे कि सात तार रख दिए गए, जिससे सितार हो गया। अमीर खुसरो को 7 तार रख दिए गए, जिससे सितार हो गया। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? यद्यपि सितार के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को है। किसको है? अमीर खुसरो को है। तथापि सितार के रूप में संशोधन करके उसे आधुनिकतम रूप प्रदान करने का श्रेय मतलब सितार में कुछ संशोधन करके उसे आधुनिकतम रूप प्रदान करने का श्रेय जयपुर में रहने वाले तानसेन के द्वितीय पुत्र सूरज सेन के वंशज अमृत सेन एवं उनके पौत्र निहाल सेन को जाता है। किसको? अमृत सेन और निहाल सेन को जाता है। ओके। इस प्रकार एक और सितार के क्षेत्र में प्रकांड विद्वान अमीर खुसरो के वंशजों की परंपरा है, तो दूसरी ओर संगीत सम्राट तानसेन के वंशजों की परंपरा है। क्या है? एक और इसमें क्या लिखा गया है? एक और सितार के क्षेत्र में प्रकांड विद्वान अमीर खुसरो के वंशजों की परंपरा है। एक क्या है? अमीर खुसरो के वंशजों की परंपरा है। इसके अमीर खुसरो की, एक अमीर खुसरो के वंशजों की परंपरा है, तो दूसरे संगीत सम्राट तानसेन के वंशजों की परंपरा है। किसके? संगीत सम्राट तानसेन के वंशजों की परंपरा है। ओके। इस प्रकार देखा जाए तो सितार वाद्य के 2 प्रमुख घराने प्रचलित हैं। सितार के 2 घराने प्रचलित हैं। सितार के कितने घराने प्रचलित हैं? 2 घराने। इसको आप नोट भी कर सकते हैं तब तक। सितार के कितने घराने? 2 घराने प्रचलित हैं।
सितार के दो घराने प्रचलित हैं। सितार के दो घराने देखिए कौन कौन से। पहला सैनी घराना, दूसरा अमीर खुसरो का घराना। इसका अमीर खुसरो का घराना, सैनी घराना और अमीर खुसरो का घराना। ओके, सैनी घराना या संगीत सम्राट तानसेन का घराना है। किसका? ये संगीत सम्राट तानसेन, संगीत सम्राट तानसेन का घराना है ये। और तानसेन के द्वितीय पुत्र सूरजसेन, कौन? तानसेन के द्वितीय पुत्र सूरजसेन के वंशजों का संबंध सितार के इस घराने से है। सूरजसेन के वंशजों का संबंध सितार के इस घराने से है। सूरत के वंशज अमृत सेन एक श्रेष्ठ सितार वादक थे। कौन? अमृत सेन। अमृत सेन क्या थे? एक श्रेष्ठ सितार वादक थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सितार के स्वरूप में संशोधन किया और उसका प्रचार किया। इन्होंने सितार के स्वरूप में संशोधन किया और उसका प्रचार किया। सितार में गूंज उत्पन्न करने हेतु सितार में 7 तारों के स्थान पर 11 अथवा 12 तार लगा दिए। सितार में गूंज उत्पन्न करने हेतु सितार में 7 तारों के स्थान पर 11 अथवा 12 तार और लगा दिए गए। सितार में गूंज उत्पन्न करने के लिए 7 तारों के स्थान पर 11 अथवा 12 तार और लगा दिए गए, जिसे क्या कहते हैं? तरब का तार। जिसे तरब का तार कहते हैं। जिसे तरब का तार कहते हैं। ओके, इसको तरफदार सितार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तरफदार सितार। तरफदार, इसको तरफदार सितार भी कहते हैं। इसको तरफदार सितार भी कहते हैं। अमृत सेन के पौत्र निहाल सेन ने सितार के स्तर को ऊंचा उठाया। अमृत सेन के पौत्र निहाल सेन ने अमृत सेन के पौत्र निहाल सेन ने सितार के स्तर को ऊंचा उठाया। निहाल सेन ने सितार के स्तर को ऊंचा उठाया। ओके, इसी वंश के अमीर खां सुप्रसिद्ध तंत्रकार हुए, जिन्होंने सितार में अमीर खानी बात चलाया। इसी वंश के अमीर खां सुप्रसिद्ध तंत्रकार हुए। अमीर खां कौन? अमीर खां क्या हुए? इसी वंश के अमीर खां सुप्रसिद्ध तंत्रकार हुए, जिन्होंने सितार में अमीर खानी बाज चलाया। अमीर खां अमीर खानी बाज चलाए। अमीर खानी बाज, अमीर खानी बाज चलाए। ओके, अमीर खां, फिर उनके शिष्य इमदाद खां, फिर उनके पुत्र इनायत खां, फिर इनके पुत्र विलायत खां। ये देख लीजिए, अमीर खां, उनके शिष्य इमदाद खां, पुत्र इनायत खां, पुत्र विलायत खां। अमीर खां लिखिए, अमीर खां, इमदाद खां,
इमदाद खां, इनायत खां, इनायत खां, विलायत खां। विलायत खां। अमीर खां, इमदाद खां, इनायत खां, विलायत खां। अमीर खां, इमदाद खां, इनायत खां, विलायत खां। ओके, तो इनके जो इमदाद खां हुए, इमदाद खां के पुत्र इनायत खां, इनायत खां जो इस युग के अद्वितीय सितारिया थे। इन्हीं के पुत्र उस्ताद विलायत खां हैं जो आधुनिक काल के बेजोड़ कलाकार हैं। ओके, उसके बाद अमीर खुसरो के वंशजों का घराना। अमीर खुसरो के वंशजों का घराना तो मसीद खानी घराने। अमीर खुसरो का घराना मतलब मसीद खानी घराने। अमीर खुसरो यानी अमीर खुसरो यानी मसीद खानी घराने। अमीर खुसरो यानी मसीद खानी। अमीर खुसरो यानी मसीद खानी। ठीक है, तो जहाँ एक और सैनी घराने के कलाकारों ने सितार वादन की कला को बढ़ाया, वहीं दूसरी ओर अमीर खुसरो के वंशज एवं शिष्य भी सितार वादन की प्रगति के लिए प्रयत्नशील रहे। इस प्रकार सितार का घराना भी सैनी घराने के साथ प्रगति करता रहा। इस प्रकार सितार का घराना भी किसके साथ? सैनी घराने के साथ। सैनी घराने के साथ क्या करता रहा? प्रगति करता रहा। किसके साथ? सैनी घराने के साथ। ओके, इस घराने के सितार वादक फिरोज खां हुए। इस घराने के सितार वादक कौन हुए? फिरोज खां। इस घराने के सितार वादक फिरोज खां हुए। फिरोज खां के पुत्र मसीद खां। उनके पुत्र कौन थे? मसीद खां। फिरोज खां, इनके पुत्र मसीद खां एक उच्च कोटि के सितार वादक थे। इन दोनों पिता पुत्र में विलक्षण प्रतिभा थी। इनके नाम से फिरोज खानी अर्थात मसीद खानी बाज भी चल पड़ी, जो आज तक प्रचलित है। इनके नाम से क्या था? फिरोज खानी मसीद खानी। फिरोज खानी और मसीद खानी बाज भी चल पड़ी, जो आज तक प्रचलित है। इसके अलावा फिरोज खानी मसीद खानी, फिरोज खां के द्वारा मसीद खानी मसीद खां। ठीक है, इसके अलावा बरकत उल्ला खां भी उच्च कोटि के सितार वादक थे। कौन? बरकत उल्ला खां। बरकत उल्ला खां भी उच्च कोटि के सितार वादक थे। सितार वादकों का एक वर्ग लखनऊ में भी बस गया। सितार वादकों का एक वर्ग लखनऊ में भी बस गया। सितार वादकों का एक वर्ग लखनऊ में भी बस गया।
सितार वादकों का एक वर्ग लखनऊ में भी बस गया। लखनऊ के ही सुप्रसिद्ध सितार वादक रजा खान ने लखनऊ के सुप्रसिद्ध सितार वादक रजा खान ने छोटा ख्याल कव्वाली ठुमरी गायक क्या छोटा ख्याल कव्वाली ठुमरी छोटा ख्याल कव्वाली ठुमरी गायक शैली से प्रभावित होकर द्रुत लय की गतों का निर्माण किया जो आधुनिक युग में रजा खानी गत के नाम से प्रसिद्ध है। द्रुत लय फिरोज खानी, मसीद खानी सितार वादकों का छोटा ख्याल कव्वाली ठुमरी द्रुत लय की क्या किया? द्रुत लय की गतों का निर्माण किया जो आधुनिक युग में रजा खानी गत के नाम से प्रसिद्ध है। अब आइए बात करते हैं झाला की। ये है आपका झाला, सितार में ही है। झाला किसे कहते हैं देखिए, मिजराब द्वारा स्वर बजाने के साथ साथ चिकारी के तार से ध्वनि उत्पन्न करने को झाला कहते हैं। जैसे मिजराब हाथ में पहनते हैं, उसके द्वारा स्वर बजाने के साथ साथ चिकारी के जो तार साइड में लगे होते हैं उसके द्वारा भी ध्वनि उत्पन्न करने को झाला कहते हैं। ओके, झाला बजाने की रीति, मिजराब का बोल दा, मिजराब के जो बोल दा होते हैं, दा बजाकर स्वर की ध्वनि निकाले और रा बोल चिकारी के तार पर बजाएं तो उसी को झाले का बोल कहेंगे। इसी प्रकार भिन्न भिन्न स्वरों के साथ चिकारी बजाने को झाला कहते हैं। झाला के भेद, 1 मिनट, आइए हम देखते हैं झाला के भेद। क्या है? झाला के भेद। जहाँ ची इस प्रकार लिखा हो वहाँ चिकारी का तार समझे, चिकारी का तार अर्थात ची के नीचे मिजराब का बोल रा हो। चिकारी का तार बजाते समय इस बात का ध्यान रखें कि मिजराब केवल चिकारी के तार से ही लगे, मिजराब केवल चिकारी के तार से ही लगे, दूसरे तारों से ना लगे, दूसरे तारों से ना लगे। यदि ऐसा होगा तो ध्वनि चिकारी के तार से निकलेगी, उसकी सुंदरता दूसरे तारों की ध्वनि के मिलने के कारण कम हो जाएगी। ओके, और इस प्रकार समय का ध्यान देते हुए नीचे लिखे झाले के बोल बजाएं। जैसे झाला आरंभ करने का स्वर गत के सम का स्वर होता है। गत के स्थायी व अंतरा 2-4 बार बजाने के उपरांत स्थायी व अंतरा झाले के साथ बजाएं, फिर सम पर बिना झाले के बजाकर मिला दें। गत के स्थायी व अंतरा 2-4 बार बजाने के उपरांत, गत के स्थायी व अंतरा 2-4 बार बजाने के उपरांत स्थायी व अंतरा झाले के साथ बजाएं, फिर सम पर बिना झाले के बजाकर मिला दें। गत में दिर दा रा सभी बोल हैं, परंतु झाले में केवल दा ही बजेगा। स्वर के बोल दा रा दिर और चिकारी के बोल ची। ओके, अब आइए हम बात करते हैं सितार के पर्दे की। सितार के पर्दे प्रायः पीतल अथवा लोहे के बने होते हैं। किसके? पीतल अथवा लोहे के बने होते हैं।
पीतल अथवा लोहे के बने होते हैं। श्री अरविंद पारिक का मत है कि प्रारंभ में सितार में केवल 8 पर्दे थे। कितने? 8 पर्दे थे, केवल 8 पर्दे थे। किंतु मोहम्मद करम इमाम की पुस्तक मादुनिल मौसीकी में 14 पर्दे होने का उल्लेख है। कितना? 14 पर्दा। किसमें? मादुनिल मौसीकी की, मोहम्मद करम इमाम की मादुनिल मौसीकी में 14 पर्दे होने का उल्लेख मिलता है। यह पर्दे प्रायः तांत से बंधे जाते हैं। यह पर्दे प्रायः तांत से बांधे जाते हैं। यह पर्दे प्रायः तांत से बांधे जाते हैं। वर्तमान में इसे नायलॉन या मछली पकड़ने के धागे से पर्दों को बांधा जाता है। किससे? मछली पकड़ने वाले धागों से बांधा जाता है। इसका आकार अर्धचंद्राकार होता है। किसका? अर्धचंद्राकार ऐसे होता है। ओके। इसकी ऊंचाई क्रमशः मध्य सप्तक की ओर कम होती है। मध्य सप्तक की ओर इसकी ऊंचाई कम होती है। कहाँ पे? मध्य सप्तक। मध्य सप्तक की ओर क्या होती है? कम होती है, कम होती जाती है। इन पर्दों को मध्यकाल में सारिका कहते थे। क्या कहते थे? इन पर्दों को मध्यकाल में क्या कहते थे? सारिका। सारिका कहते थे। फिर इन्हें सुंदरी कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? सुंदरी कहा जाने लगा। उसके बाद इसका एक नाम और भी है। क्या है? कट। इसका एक नाम कट भी है। ईरानी संगीत में मुख्य स्वर कितने थे? 12 थे। और इन तत्वाद्यों पर इन्हें अव्यक्त करने वाली 12 तारिकाएं मुसलमानी भाषा में पर्दा कहलाती थी। सितार की सारिकाओं को पर्दा कहा जाना मुस्लिम परंपरा है। सितार की जो सारिकाएं होती थी उसको पर्दा कहा जाना क्या है? मुस्लिम परंपरा है। क्या है? मुस्लिम परंपरा है। मुस्लिम परंपरा है। अभिधान चिंतामणि में इसे उपनाह या हरावली कहा गया है। क्या कहा गया है? उपनाह या हरावली कहा गया है। ओके। सितार में 2 तरह के पर्दे होते हैं। ठीक है। कारों ने सितार में लिखा है कि सितार में 2 तरह के पर्दे होते हैं। अतः 22 पर्दे जिनमें हरकत नहीं होती वह अचल ठाठ कहलाता है। ये पर्दे बीन की तरह होते हैं। दूसरे प्रकार के सितार में 16 पर्दे होते हैं। 2 स्वर 2 पंचम के पर्दे अपने स्थान से सरकाए नहीं जाते हैं। बाकी पर्दे हिलाने वाले होते हैं। खूंटियों की तरफ के पर्दा नंबर 3, 7, 8, 12, 13, 15 और 16 अपनी जगह से सरकने वाले होते हैं। खूंटियों की तरफ से पर्दा 4, 5, 6, 9, 10, 11 और 14 अपनी तरफ से सरकते नहीं हैं। उक्त चल और अचल पर्दों को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। पर्दा नंबर जैसे मेन चल पर्दे क्या है? 3, 7, 8, 12, 13, 15, 16 पर होते हैं। अचल पर्दे 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14 पर होते हैं। ओके। अब आइए बात करते हैं चल ठाठ वाले पर्दे। चल ठाठ वाले जो पर्दे होते हैं वो सितार में 16 पर्दे इस प्रकार हैं। चल ठाठ वाले सितार में इच्छा अनुसार खिसकाकर ऊंचे नीचे कर दिए जाते हैं। इससे ठाठ बदल जाता है। अचल ठाठ। इस ठाठ वाले सितार के पर्दे 19 होते हैं। कितने होते हैं? 19 होते हैं। ओके। मापा धानी सा इस तरह से। आइए हम बात करते हैं सितार के तार के बारे में। जो सितार का जो तार होता है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, फिर आपको एक एक करके हम समझा देंगे। सितार में कितने तार होते हैं? 7 तार होते हैं। सबसे पहली बात। ओके। सितार में 7 तार होते हैं। पहला तार लोहे का होता है, इसे बाज का तार या गोल तार कहते हैं। दूसरा यह तार किसमें होता है? मध्य सप्तक के माँ में मिलाया जाता है। दूसरा और तीसरा तार जो होता है ये दोनों तार जोड़ी के तार कहलाते हैं। इसे मध्य सप्तक के सा में मिलाते हैं। ये दोनों तार पीतल के होते हैं। चौथा तार क्या होता है? ये लोहे या स्टील का होता है। इसे पंचम में मिलाया जाता है। मंद्र पंचम। इसे पंचम का तार कहते हैं। 5वां तार, यह तार पीतल का होता है।
और इसे क्या करते हैं, जोड़ी के तारों से लगभग दोगुना मोटा होता है। इसे अति मध्य सप्तक के पंचम में मिलाते हैं। यह तार लर्ज का तार कहलाता है। छठा तार आइए देखते हैं। छठा तार जो होता है स्टील का होता है, मोटाई में चौथे तार से कुछ कम का होता है। इसे मध्य सप्तक के षड्ज में मिलाते हैं। मोटाई में चौथे तार से कुछ कम का होता है। इसे मध्य सप्तक के षड्ज में मिलाते हैं। इसे चिकारी का तार कहते हैं। ओके। सातवां तार, यह तार भी स्टील का होता है किंतु अन्य तारों से पतला होता है और उसे अन्य तारों से पतला होता है और उसे तार षड्ज या मध्य सप्तक के पा में मिलाते हैं। इसे चिकारी का तार या पपैये का तार भी कहते हैं। अब इसको हम फिर से एक सीरियल वाइज देख लेते हैं। पहला तार किसमें होता है, लोहे का होता है। फिर से देख लेते हैं, रिपीट, लोहे का। और इसे बोल तार या बाज का तार कहते हैं। क्या, बोल तार और बाज का तार कहते हैं। या किस में मिलाया जाता है, मध्य सप्तक के बा में मिलाया जाता है। मध्य के बा में मिलाया जाता है। ओके। और दूसरा तीसरा जो तार होता है, ये पहला तार था, दूसरा तीसरा तार, पहला गोल तार बाज का तार मध्य के बा में, दूसरा तीसरा जोड़ी का तार कहलाता है। सबसे पहली बात तो जोड़ी का तार, और ये मध्य सा में मिलाया जाता है। मध्य सप्तक के सा में, हाँ, मध्य सा में मिलाया जाता है। ओके। और चौथा तार जो होता है वो क्या होता है, स्टील का होता है। इसे मध्य सप्तक के पंचम में, यानी कि चौथा समझ लो, चौथा मंद्र पंचम में। चौथा क्या होता है, मंद्र पंचम में होता है। इसे पंचम का तार कहते हैं। क्या कहते हैं, पंचम का तार कहते हैं। पांचवा तार पीतल का होता है। जोड़ी के तारों से लगभग दोगुना होता है। जोड़ी के तारों से लगभग 2 गुना वो मोटा होता है। इसे अति मध्य सप्तक के पंचम में मिलाते हैं। यह लर्ज का तार होता है। लर्ज का तार होता है। ओके। छठा तार स्टील का होता है। मोटाई में चौथे तार से कुछ कम का होता है। मध्य सप्तक के सम मिलाते हैं। मध्य सप्तक के किस में मिलाते हैं, क्योंकि सरल में मिलाते हैं।